चाहत साहिल को देखती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी दुनिया उसी बेड पर आकर ठहर गई हो। कांपते कदमों से वो धीरे धीरे साहिल के और करीब आई। उसके होठ कांपे और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में निकला, ता, साहिल प्लीज उठो। इतना कहते ही उसकी आवाज डरा गई। आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। वो फिर सिसकते हुए बोली, ता, साहिल आंखें खोलो प्लीज, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारी चाहत, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। उसने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि साहिल का हाथ पकड़ने में भी उसे कुछ पल लग गए। जैसे ही उसकी उंगलियां साहिल की हथेली से मिली, चाहत का सब्र पूरी तरह टूट गया। वो वहीं बेड के पास घुटनों के बल बैठ गई और साहिल का हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी रुलाई अब और तेज हो चुकी थी। साहिल प्लीज उठ जाओ ना, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, हमेशा मुझे रुलाते हो और आज भी मुझे ही तकलीफ दे रहे हो। तुम्हें क्या मिलता है मुझे इतना दुख देकर? देखो मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ, तुम हमेशा यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तो देखो मैं आ गई हूँ, अब आंखें खोलो ना। आईसीयू के अंदर सिर्फ मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाज गूंजती रही। चाहत की सिसकियां उस खामोशी को और दर्दनाक बना रही थी। साहिल बिल्कुल शांत पड़ा था, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, सर पर मोटी पट्टी, हाथों पर गहरे घाव, पूरे शरीर पर चोटों के निशान। उसे उस हालत में देखकर चाहत का कलेजा जैसे फटने लगा। उसने धीरे से साहिल के हाथ को अपने होठों से लगा लिया और उसे बार बार चूमने लगी। उसके आंसू साहिल की हथेली पर गिर रहे थे। साहिल देखो ना, तुम हमेशा मुझे अपनी जान कहते थे ना, तो देखो तुम्हारी जान आज खुद तुम्हारे सामने बैठी है। अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? प्लीज आंखें खोलो। कहते कहते चाहत खुद को संभाल नहीं पाई। उसने सिसकते हुए धीरे से झुककर अपना सर साहिल के सीने पर रख दिया और आंखें बंद कर ली और फूट फूट कर रोने लगी। वही चाहत जो हर बार साहिल से दूर भागती थी, आज उसी के सीने से लगकर ऐसे रो रही थी जैसे अगर उसने उसे खो दिया तो खुद भी जी नहीं पाएगी। उसकी कांपती हुई आवाज फिर सुनाई दी, साहिल मैं हार गई हूँ, मैं हर बार तुमसे दूर भागती रही, हर बार तुम्हें ठुकराती रही, हर बार तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन आज आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे समझ आ गया कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी मुस्कुरा नहीं पाऊंगी। उसने साहिल की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू साहिल के सीने पर गिर रहे थे। साहिल प्लीज उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ अब कभी तुमसे दूर नहीं भागूंगी, तुम जहाँ कहोगे वहीं चलूंगी, तुम्हारी बाइक पर ही कॉलेज जाऊंगी, तुम्हारे साथ झगड़ा भी नहीं करूंगी, बस एक बार आगे खोल दो प्लीज। उसने रोते हुए साहिल के माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। देखो मैं सच कह रही हूँ, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार, सिर्फ एक बार अपनी आंखें खोल दो। कुछ पल तक पूरे कमरे में सिर्फ चाहत की सिसकियां गूंजती रही और फिर कभी अचानक मॉनिटर पर चल रही दिल की धड़कनों की रेखा थोड़ी तेज हुई। चाहत ने रोते रोते सर उठाया। उसकी सांस जैसे वहीं रुक गई। उसने घबराकर साहिल का चेहरा देखा। साहिल की उंगलियों में बहुत हल्की सी हरकत हुई, इतनी हल्की कि अगर कोई ध्यान न देता तो शायद देख भी नहीं पाता। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। साहिल, वो जल्दी से उसके और करीब आई। उसने दोनों हाथों में साहिल का चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, प्लीज बस एक बार आंखें खोल दो। फिर उसने कांपती हुई आवाज में वही शब्द कहे जो साहिल बरसों से सुनने के लिए तड़प रहा था, साहिल मैं प्रॉमिस करती हूँ अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। और उसने अपने कांपते हुए होठ खींच लिए, आंखें बंद की, फिर साहिल का हाथ अपने दिल से लगाकर बहुत धीरे से बोली, आई लव यू साहिल, बहुत बहुत ज्यादा, शायद जितना मैं खुद भी नहीं समझ पाई। प्लीज अब लौट आओ, तुम्हारी चाहत तुम्हारा इंतजार कर रहे।
सकते हैं। वो साहिल के सीने से लगी हुई अब तड़पते हुए रोने लगी। तुम हमेशा हमेशा मुझसे एक ही बात सुनना चाहते थे ना। आज आज मैं तुम्हें वही बात कह रही हूँ। उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी लाल हो चुकी आंखें सिर्फ साहिल के चेहरे को देख रही थी। उसके होठ काफी गला भर आया, लेकिन इस बार उसने अपने दिल की बात रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ साहिल, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू साहिल। इतना कहते ही चाहत फिर से साहिल के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू लगातार साहिल की शर्ट को भिगो रहे थे। वो हर सिसकी के साथ अपना सारा दर्द बाहर निकाल रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके मुंह से निकला हर शब्द, हर आंसू, हर धड़कन बेहोशी में पड़े साहिल तक पहुंच रही थी। मानो उसका प्यार ही साहिल को अंधेरे से वापस जिंदगी की तरफ खींच रहा हो। और फिर अचानक चाहत की नजर दोबारा साहिल के हाथ पर पड़ी। अब उसकी उंगलियां अब और हल्के हल्के कांप रही थी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। साहिल। उसने जल्दी से साहिल का हाथ दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। साहिल, प्लीज उठो, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी चाहत। वो बार बार रोते हुए उसे पुकार रही थी। धीरे धीरे साहिल की बंद पलकों में हरकत हुई। उसकी सांसें थोड़ी तेज हुई। फिर बहुत मुश्किल से उसने अपनी पलकों को खोलने की कोशिश की। चाहत की धड़कनें जैसे रुक गईं। कुछ सेकंड तक साहिल ने धीरे से अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। होश में आते ही उसकी पहली नजर सामने बैठी चाहत पर पड़ी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बिखरे हुए बाल, फैला हुआ काजल, कांपते हुए होठ और आंखों में सिर्फ उसके लिए डर और प्यार। साहिल उसे कुछ पल बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसके होठों पर दर्द के बावजूद एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने धीरे से अपने चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश की। ये देखकर चाहत घबरा गई। वो तुरंत आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, अरे साहिल, ये क्या कर रहे हो? प्लीज इसे मत हटाओ, लगा रहने दो। उसकी आवाज में इतनी फिक्र और अपनापन था कि साहिल मुस्कुरा उठा। उसने धीरे से मास्क एक तरफ किया और बहुत धीमी भारी आवाज में बोला, जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में साफ महसूस हो रहा था कि उससे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी उसे चाहत की फिक्र थी। साहिल की आवाज सुनते ही चाहत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। साहिल उसे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपना दूसरा हाथ उठाया और बहुत प्यार से चाहत के गालों पर बहते आंसुओं को अपनी उंगली से साफ किया। रिलैक्स जान, मैं ठीक हूँ। वो ठीक नहीं था, फिर भी खुद को ठीक बता रहा था। साहिल के हाथ का स्पर्श महसूस होते ही चाहत की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने अपना गाल साहिल की हथेली पर थोड़ा और टिका दिया। फिर कांपती हुई आवाज में बोली, साहिल, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम जानते हो मैं कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो आगे कुछ नहीं कह पाई। उसकी आवाज फिर आंसुओं में डूब गई। साहिल पहली बार चाहत की आंखों में अपने लिए इतना प्यार और डर देखता था। उसके चेहरे पर दर्द भरी लेकिन संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने बहुत प्यार से चाहत के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, जान, मैंने कहा ना, रोना बंद करो। इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर चाहत की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी समय आईसीयू रूम का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर और उनके साथ एक नर्स अंदर आई। दोनों को देखकर चाहत तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से साहिल का हाथ अपने गाल से अलग कर दिया और थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। साहिल ये देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर डॉक्टर ने फाइल देखते हुए कहा, मैडम, प्लीज आप बाहर जाइए, हमें पेशेंट को चेक करना है। चाहत ने एक नजर साहिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। साहिल ने बहुत हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और सिर हिलाकर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, जाओ, मैं ठीक हूँ। चाहत ने मजबूरी में सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते हर दो कदम पर पीछे मुड़कर साहिल को देखती रही। साहिल भी उसे तब तक देखता रहा जब तक वो दरवाजे के बाहर नहीं चली गई। बाहर निकलते ही डॉक्टर साहिल का चेकअप करने लगे, लेकिन चाहत आईसीयू के कांच वाले दरवाजे के बाहर खड़ी होकर
अंदर ही देखती रही। उसकी नजरें एक पल के लिए साहिल से नहीं हट रही थी। हर सेकंड उसे एक एक घंटे जैसा लग रहा था। वो कभी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती, तो कभी बेचैनी में गलियारे में इधर उधर टहलने लगती। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि साहिल उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर और नर्स बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही चाहत लगभग दौड़कर उनके पास पहुंची। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। डॉक्टर, साहिल अब कैसा है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर हैं। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है, लेकिन उन्हें अभी पूरी तरह आराम की जरूरत है। इतना सुनते ही चाहत ने राहत की लंबी सांस ली। उसकी आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। थैंक यू डॉक्टर। क्या 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 मैं अब उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, आप मिल सकती है। आप ही की वजह से तो वो होश में आए हैं, लेकिन ध्यान रखिए, उन्हें ज्यादा बात नहीं करनी है और बिल्कुल भी तनाव नहीं देना है। चाहत ने तुरंत सिर हिलाया। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। डॉक्टर और नर्स वहां से चले गए और फिर चाहत ने कांपते हुए हाथों से आईसीयू का दरवाजा खोला और एक बार फिर उसी इंसान के पास लौट गई जिससे दूर भागते भागते वो आखिरकार उसी के दिल तक पहुंच चुकी थी। चाहत की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। इस वक्त आईसीयू के कमरे में हल्की सी शांति थी। मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज के बीच दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। चाहत को दोबारा अपने सामने देखकर साहिल के होठों पर फिर वही सुकून भरी मुस्कान लौट आई। वो मुस्कान जो सिर्फ चाहत के लिए थी। इधर आओ। साहिल मुस्कुराकर बोला और बस उसके बुलाने पर चाहत जल्दी से उसके पास आई। उसकी आंखें फिर भर आई। वो बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे साहिल। साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। चाहत ने बिना एक पल गवाए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और फिर साहिल शरारत भरे अंदाज में बोला। अगर मैं जल्दी ठीक हो गया तो सबसे पहले फिर से तुम्हारा पीछा करूंगा, और पहले की तरह तुम्हें बहुत परेशान भी करूंगा। उसकी बात सुनकर चाहत के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी हो गए। साहिल उसे यूं ही शर्माते देखता रहा, लेकिन अगले ही पल साहिल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बहुत प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर चाहत के गाल पर रख दिया। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। जान, इतनी रात को तुम्हें इस तरह अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। चाहत ने धीरे से उसकी तरफ देखा फिर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैं अनिका की बर्थडे पार्टी में थी, तभी अनु का फोन आया। उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं बहुत डर गई थी। ये कहते कहते उसकी आंखें फिर भर आईं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बिना कुछ सोचे बस तुम्हारे पास चली आई। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर साहिल की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। उसने मन ही मन एक लंबी सांस ली, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए इस तरह भागकर आने की परवाह की थी। उसने आंखें खोली और बहुत नर्म आवाज में बोला, जान, अब काफी रात हो चुकी है, अभी के अभी घर जाओ और आराम करो। चाहत ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही तुम्हारे पास रहूंगी। उसकी आवाज में इस बार जिद थी। साहिल के दिल को उसकी बात सुनकर अजीब सा सुकून मिला, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वही पुराना सख्त अंदाज बनाए रखा। जान, मैंने कहा ना, अभी के अभी घर जाओ। दिस इज माई ऑर्डर। चाहत ने तुरंत उसकी आंखों में देखा। तुम तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। इस वक्त तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हारी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तुम्हारी फैमिली भी यहाँ नहीं है। उसकी आवाज फिर भर आई। साहिल मुस्कुराया। उसने बहुत प्यार से चाहत का हाथ दबाया। मेरी जान, मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। मुझे बचपन से इस अकेलेपन की आदत है। तुम तो मुझे सबसे ज्यादा जानती हो। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और इस हैवान की इतनी फिक्र मत किया करो। बस आराम करो और अपने घर जाओ। बाकी इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अंडरस्टैंड? चाहत ने अब नाराजगी से मुंह फुला लिया। उसने बहुत धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं इसे कभी नहीं समझ सकती। पता नहीं ऐसा क्यों है।
हमेशा अपनी मनवाता है, एक नंबर का जिद्दी इंसान। साहिल उसके होठों की हल्की हल्की हरकत देख चुका था और मुस्कुरा उठा। जान, कुछ कहा तुमने? उसने जल्दी से सर उठाया और मासूमियत से बोली, नहीं, मैंने मैंने कुछ नहीं कहा। साहिल हंस पड़ा। चाहत ने तुरंत नजरें फेर ली। उसकी झेपी हुई मुस्कान देखकर साहिल का दिल खुश हो गया। कुछ पल बाद चाहत ने धीरे से सिर हिलाया। उसका मन नहीं था उसे छोड़कर जाने का। ठीक ठीक है, मैं चलती हूँ। वो धीरे धीरे उठी। उसने आखिरी बार साहिल को देखा और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी साहिल ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। चाहत तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल था कि क्या हुआ। साहिल ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों से उसे अपने पास आने का इशारा किया। फिर बहुत धीमी प्यार भरी आवाज में बोला, कम टू मी जान। उसकी आवाज सुनते ही चाहत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे वापस उसके पास आई। बेड के बिल्कुल करीब आकर हल्का सा झुक गई। चाहत ने धीमे से पूछा कि क्या हुआ साहिल। साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर फिर कहा। थोड़ा और पास आओ जान। चाहत की सांसें तेज हो गई। शर्म से उसकी पलकें झुक गई। फिर भी वो धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। अब वो इतनी करीब थी कि साहिल उसकी धड़कनों की आहट तक महसूस कर सकता था। उसने फिर बहुत प्यार से अपना हाथ उसके गाल पर रखा। फिर धीरे से आगे बढ़ा और फिर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसने उसका माथा प्यार से चूमा और उसका छूना चाहत को बुरा नहीं लगा। तो उस एक स्पर्श से उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके पूरे शरीर में जैसे सुकून की एक लहर दौड़ गई। साहिल कुछ पल तक उसका माथा वैसे ही अपने होठों से लगाए रहा। फिर धीरे से पीछे हटकर उसने उसके गाल को सहलाया। उसकी आंखों में देखते हुए बहुत नर्म आवाज में बोला, संभल कर जाना। चाहत की आंखें फिर नम हो गईं। उसने बिना कुछ कहे बस धीरे से सिर हिला दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और अब दिल में साहिल के लिए बेइंतहा मोहब्बत। वो एक बार फिर मुड़कर साहिल को देखने लगी। साहिल भी दर्द में होने के बावजूद उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसकी सारी तकलीफ सिर्फ चाहत के पास आने से ही खत्म हो गई। मासूम चाहत इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आईसीयू के बाहर लगे कांच के दरवाजे के उस पार कोई खड़ा था, जो पिछले कई मिनटों से उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। वो तो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने कांपते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। उसने एक बार फिर कांच के उस दरवाजे के अंदर देखा, जहां चाहत अभी कुछ पल पहले साहिल के माथे को सहला रही थी, उसका हाथ पकड़ रही थी, उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। उसका दिल जैसे उसी पल हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उस कांच से हटाई और फिर दीवार से अपनी पीठ टिकाई। अपना सर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। एक गर्म आंसू उसकी बंद पलकों से निकलकर उसके गाल पर बह गया। उसके होठ कांपे और टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना निकला, तो मुझे थप्पड़ मारने की असली वजह ये थी चाहत? वो कोई और नहीं, ऋषि था। आज पहली बार उसने अपनी आंखों से वो सच देख लिया था जिससे चाहत उससे हर कीमत पर दूर रखना चाहती थी। उसने चाहत की आंखों में अपने लिए कभी प्यार नहीं देखा था, लेकिन आज उसी आंखों में किसी और के लिए बेशुमार मोहब्बत देख ली थी। ऋषि की आंखों से आंसू लगातार बह रही थी। उसकी छाती इतनी तेजी से उठ गिर रही थी कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। उसने कांपते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके कानों में बार बार सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आई लव यू साहिल। हर बार ये शब्द उसके दिल पर किसी तेज धार वाले खंजर की तरह वार कर रहे थे। ऋषि अपने आप से बोला, मैं कितना बेवकूफ था। मैं सोचता रहा कि तुम मुझसे इसलिए दूर भाग रही हो क्योंकि कोई मजबूरी है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तुम्हारा दिल किसी और के नाम हो चुका था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से आंखें पोंछी। काश एक बार, सिर्फ एक बार चाहत तुम मुझे बता देती, शायद इतना दर्द नहीं होता जितना आज अपनी आंखों से तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर हो रहा है। उसका गला पूरी तरह भर चुका था। वो अब और वहां खड़ा नहीं रह पाया। उसी समय आईसीयू का दरवाजा खुला। चाहत बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऋषि ने उसे देखते ही झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया
ताकि चाहत उसे न देख सके। चाहत बिना उसकी मौजूदगी से बेखबर उसके बिल्कुल पास से गुजर गई। उसकी खुशबू का हल्का सा एहसास ऋषि तक पहुंचा, लेकिन आज वही खुशबू उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। चाहत के कदम धीरे धीरे हॉस्पिटल के बाहर चले गए। ऋषि काफी देर तक वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा, जब तक वो उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, एक लंबी सांस ली और भारी कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद चाहत हॉस्पिटल के बाहर पहुंची। उसने एक ऑटो को रोका और चुपचाप उसमें बैठकर घर की तरफ निकल गई। उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद किसी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। दूसरी तरफ ऋषि अपनी कार में आकर बैठ चुका था। उसने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। चाहत साहिल का हाथ थामे उसके सीने से लगकर रो रही थी और कह रही थी, आई लव यू साहिल। ऋषि ने अचानक एक्सीलेटर पर जोर से पैर रख दिया। कार अंधेरी सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आंसुओं की वजह से सामने की सड़क भी धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। उसके होठ कांप रहे थे। वो खुद से ही बातें करने लगा। क्यों चाहत, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि तुमने एक बार भी मुझे सच बताना जरूरी नहीं समझा? उसने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं तो तुम्हारी हर मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढता था, तुम्हारे हर आंसू से पहले मेरा दिल रोता था, और तुम किसी और की मोहब्बत बन गई। इतना कहते ही उसका गला भर आया, उसकी आवाज टूट गई और फिर अचानक उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था माँ। राधिका जी लगातार उसे कॉल कर रही थी। ऋषि ने फोन की तरफ देखा, लेकिन कॉल रिसीव करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर उसने अभी माँ की आवाज सुन ली तो शायद वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। फोन लगातार बजता रहा और आखिरकार बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद फिर बज उठा, लेकिन ऋषि ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अचानक उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। कार सुनसान सड़क के बीचों बीच रुक गई। ऋषि ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे और फिर अपना माथा उसी पर टिका दिया। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी सिसकियां पूरी कार में गूंजने लगी। चाहत, मैंने तो बस तुम्हें ही चाहा था। मेरी हर सुबह, हर दुआ, हर सपना सब तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होता था, लेकिन तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह कभी थी ही नहीं। उसने कांपते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। क्या मैं इतना बुरा था? क्या मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी? उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। काश मैं आज हॉस्पिटल नहीं आता। काश मैं वो सब अपनी आंखों से नहीं देखता। कम से कम मेरे दिल में ये उम्मीद तो जिंदा रहती कि शायद एक दिन तुम तुम मेरी हो जाओगी। उसने फिर से स्टीयरिंग पर अपना सर मार दिया। आंसू रुक नहीं रहे थे। अब उसकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, चाहत। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें बंद हो गई। एक और आंसू उसके गाल पर बह निकला। तो अब शायद मुझे ही तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। ठीक उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी। पूरा आसमान गूंज उठा। कुछ ही सेकंड बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें कार के शीशे से टकराने लगी। बाहर आसमान रो रहा था और अंदर ऋषि। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुदरत भी उसके टूटे हुए दिल का दर्द महसूस कर रही हो। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा, सुनसान सड़क और तेज बारिश। और उस बारिश के बीच अकेली खड़ी एक कार, जिसमें बैठा एक लड़का अपनी जिंदगी का पहला प्यार हमेशा के लिए खो देने का दर्द सह रहा था। उधर ऋषि के घर पर अनिका की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। श्वेता जी अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उन्हें बार बार चाहत की याद आ रही थी। इधर राधिका जी लगातार ऋषि को कॉल कर रही थी। हर बार वही रिंग और हर बार वही इंतजार, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। राधिका जी की आंखों में ये चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इस वक्त सिर्फ बारिश में नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दिल के समंदर में डूब चुका था। दूसरी तरफ ऋषि अब इतना रो चुका था कि उसकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी। वो अब उसी तेज बारिश में कार से बाहर निकल आया। तेज बारिश की बूंदें लगातार उसके ऊपर गिर रही थी। कुछ ही पलों में उसका शरीर भीग चुका था। उसने कार के सहारे खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। वो धीरे धीरे नीचे फिसलता हुआ सड़क पर बैठ गया। उसकी पीठ कार से लगी हुई थी। सर पीछे टिक गया। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी,
लेकिन उसे अब किसी चीज का एहसास नहीं था, क्योंकि उसके दिल के अंदर जो तूफान चल रहा था, उसके सामने ये बारिश बहुत छोटी थी। ऋषि के लिए चाहत सिर्फ उसका पहला प्यार नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी हर सुबह, हर दुआ, हर सपना, हर मुस्कुराहट, सब कुछ चाहत से शुरू होकर उसी पर खत्म होता था। और आज उसी चाहत को किसी और का होते हुए देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर मर चुका था। उसने कांपते हुए लंबी लंबी सांसें ली, लेकिन हर सांस उसके सीने में दर्द बनकर उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी सांसें बार बार अटक रही थी। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले ही पल फिर से सिसक पड़ा। उसके आंसू बारिश में मिलकर बहते जा रहे थे। उसके पास इस वक्त कोई नहीं था जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, सब ठीक हो जाएगा। वो पूरी तरह अकेला था, सिर्फ अपना टूटा हुआ दिल लेकर। ऋषि ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, और कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां उस छोटे से बॉक्स से टकराईं, जिसे वो पूरे दिन अपने सीने से लगाए घूम रहा था। उसने कांपते हुए उस बॉक्स को खोला। अंदर वही खूबसूरत डायमंड रिंग रखी थी, जिसे पहनाकर वो आज चाहत को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। रिंग पर बारिश की बूंदें गिर रही थी, और उसके साथ ऋषि के आंसू भी। उसने कांपते हुए उस रिंग को अपनी हथेली में लिया, काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर टूटी हुई आवाज में बोला, चाहत, आज आज मैं तुम्हें यही रिंग पहनाने वाला था। सोचा था जब तुम मुस्कुराओगी ना तो मैं सारी दुनिया भूल जाऊंगा। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने मैंने कितने सपने देखे थे। सोचा था तुम मेरा हाथ थामोगी, मेरे नाम की हो जाओगी, लेकिन तुम तो पहले से ही किसी और की थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मैं कितना नादान था। तुम्हारी हर मुस्कान को अपने लिए समझ बैठा, तुम्हारी हर फिक्र को प्यार समझ बैठा, लेकिन तुम्हारा दिल तो किसी और के नाम धड़कता था। उसकी सिसकियां और तेज हो गई। वो रिंग को अपने सीने से लगाकर बोला, चाहत, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, शायद उतना जितना तुम कभी नहीं सोच सकती। मुझे हमेशा लगता था तुम्हारे दिल में किसी कोने में मेरे लिए थोड़ी सी तो जगह होगी, लेकिन आज आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तुम्हारी पूरी दुनिया साहिल है। उसने कांपते हुए आंसुओं को पोंछा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे भूल जाऊं तुम्हें, कैसे देखूं तुम्हें किसी और के साथ। नहीं, नहीं देख सकता मैं। आई लव यू चाहत। इतना कहकर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमकी। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से दर्द भरी आवाज में चीख कर कहा, आई लव यू चाहत। उसकी आवाज सुनसान सड़क पर दूर दूर तक गूंज उठी, लेकिन उसे जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश, बिजलियां और उसका टूटा हुआ दिल। दूसरी तरफ चाहत भी अपने घर पहुंच चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से घर का गेट खोला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही अंदर बैठे श्वेता जी और महेश जी घबराकर अपनी जगह से उठे। दोनों लगभग दौड़ते हुए दरवाजे तक आए। श्वेता जी ने जैसे ही चाहत की हालत देखी, उनकी आंखें फैल गईं। चाहत के कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, काजल आंसुओं से बहकर पूरे चेहरे पर फैल चुका था। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, और उसकी आंखों में अब भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। श्वेता जी घबराकर उसके पास पहुंची, और उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कांपती आवाज में बोली, चाहत बेटा, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ? कहाँ थी तुम? और ऋषि कहाँ है? तुम अचानक रोते हुए कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो ना, मैं और तुम्हारे पापा कितना घबरा गए थे। चाहत ने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और धीमे से बोली, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। महेश जी भी उसके पास आए और चिंता से बोले, बेटा, आखिर हुआ क्या था, किसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट नाम सुनते ही चाहत की आंखें फिर नम हो गई। उसने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा, अनु का फोन आया था। उसने बताया कि हमारी कॉलेज की एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए बिना कुछ बताए चली गई। श्वेता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। रो मत बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। महेश जी ने भी श्वेता जी की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को इशारा समझ गए। श्वेता जी मुस्कुराकर बोली, चलो बेटा, अब अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। चाहत चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद श्वेता जी कमरे से बाहर आई। महेश जी अभी भी लिविंग एरिया में बैठे थे। उन्होंने पूछा, अब कैसी है चाहत।
श्वेता जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब आराम कर रही है, आप भी चलिए, काफी रात हो गई है। महेश जी ने सिर हिलाया और दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए। उधर राधिका जी की बेचैनी हर मिनट बढ़ती जा रही थी। वो हर बार ऋषि को कॉल कर रही थी, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब दिए कट जा रही थी। तभी अनिका अपने कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मा, श्वेता आंटी का फोन आया था, चाहत दीदी घर पहुंच गई है। राधिका जी के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आई। मतलब मेरा ऋषि भी आ गया होगा। अनिका ने धीरे से सर हिलाया। नहीं मम्मा, चाहत दीदी अकेली आई है। इतना सुनते ही राधिका जी की चिंता और बढ़ गई। अगर चाहत अकेली आई है तो मेरा बेटा कहाँ है? अनिका भी अब घबरा गई। मम्मा, मैं एक बार और ऋषि भैया को कॉल करती हूँ। उसने फोन मिलाया ही था कि अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वो एकदम चौंक गई। दरवाजे से ऋषि अंदर आ रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, आंखें लाल और सूजी हुई थी, चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। उसने एक बार भी अपनी माँ और बहन की तरफ नहीं देखा और चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अनिका ने हैरानी से देखा। मम्मा देखिए, ऋषि भैया आ गए। ऋषि ने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। राधिका जी की कांपती हुई आवाज पीछे से गूंजी, ऋषि रुको बेटा। राधिका जी की एक आवाज पर ऋषि के कदम वहीं थम गए। वो सीढ़ियों पर पीठ किए खड़ा था। राधिका जी घबराई हुई उसके पास आई और कांपती आवाज से बोली, बेटा इतनी देर से कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितना तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। कितनी बार फोन किया मैंने, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं उठाया। ऋषि ने पलटकर अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अपना चेहरा दिखा दिया तो उसकी लाल सूजी हुई आंखें उसकी सारी सच्चाई बयां कर देगी। उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे धीमी आवाज में बोला, माँ, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, इसीलिए देर हो गई और मैं बहुत थक गया हूँ। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप भी जाकर आराम कीजिए। इतना कहकर ऋषि बिना एक पल रुके अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। नीचे खड़ी राधिका जी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अनिका भी हैरानी से सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। उसने आज तक अपने भाई को माँ से इस तरह बेरुखी से बात करते हुए कभी नहीं देखा था। वो मन ही मन सोचने लगी, भाई के साथ कुछ तो हुआ है, वो हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर वो राधिका जी का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, मामा ऋषि भाई घर आ गए हैं ना? उन्होंने कहा भी है कि वो ठीक है। अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, शायद वो सच में बहुत थक गए होंगे, सुबह आराम से उनसे बात कर लेंगे। राधिका जी ने एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ देखा और भारी मन से बोली, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अनिका उन्हें सहारा देकर उनके रूम की तरफ ले गई। अगली सुबह सुबह के 8 बजे महेश जी हमेशा की तरह लिविंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी किचन से श्वेता जी चाय लेकर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अखबार उनके हाथ से लिया और बोली, पहले चाय पी लीजिए, अखबार बाद में भी पढ़ सकते हैं। महेश जी हल्का सा मुस्कुरा दिया और चाय का कप हाथ में ले लिया। उधर अपने कमरे में चाहत जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसने आज सफेद रंग की कुर्ती, नीली जींस और गले में हल्का सा स्कार्फ पहना था। उसके लंबे भूरे बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में किसी से मिलने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने कॉलेज बैग टांग कर कुछ किताबें हाथ में लेकर जल्दी से नीचे आ गई। माँ मैं चलती हूँ। उसे इतनी सुबह तैयार देखकर श्वेता जी हैरान रह गई। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी और नाश्ता भी नहीं किया तुमने? वो माँ, आज एग्जाम है और उससे पहले मुझे अनु के घर भी जाना है। उसने मुझे बुलाया है, फिर हम साथ में कॉलेज जाएंगे। श्वेता जी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। अच्छा, लेकिन कुछ खाकर तो जाओ। चाहत ने प्यार से सिर हिलाया। नहीं माँ, देर हो जाएगी, मैं कॉलेज की कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। श्वेता जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराया करो। आज मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। माँ की बात सुनकर चाहत भी मुस्कुरा दी और उन्हें कसकर गले लगा लिया। हाँ माँ, अब मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहने की कोशिश करूंगी। फिर वो महेश जी के पास आई। पापा मैं चलती हूँ और मेरे जाने के बाद आप ऑफिस मत जाइएगा, आराम करिए। महेश जी मुस्कुराए। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय पापा। चाहत हाथ हिलाकर घर से बाहर निकल गई। उसे इतने दिनों बाद इस तरह मुस्कुराते देखकर श्वेता जी और महेश जी दोनों के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान आ गई। घर से थोड़ा दूर पहुंचते ही चाहत ने ऑटो को रोका और जल्दी से उसमें बैठ गई। भैया जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलिए। ऑटो तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद ऑटो सिटी हॉस्पिटल के सामने रुका। चाहत बिना एक पल गवाए नीचे उतरी और लगभग दौड़ते हुए अंदर चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में साहिल से मिलने की बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। वो तेज कदमों से साहिल के कमरे तक पहुंची।
बिना देर किए उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, साहिल। आराम से जान। अंदर स्ट्रेचर पर बैठा साहिल मुस्कुराकर बोला। वो तो ऐसे दरवाजे को पहले से ही देखता था, जैसे उसे पता था वो आएगी। गाइस, कल मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किससे कहूं। मैं कल पूरा दिन रोई। मैंने दूसरे चैनल की स्टोरी का भी एपिसोड नहीं बनाया। मेरा दिल चाहा मैं सब खत्म कर दूं, जो मेरी फैमिली चाहती है वही करूं, इन लोगों को ही खुश कर दूं। मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती, मैं हूं ही नहीं किसी काम की। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देखकर ना मुझे ऐसे उम्मीद मिली कि मैं नाकामयाब नहीं हूँ। अगर लोगों को मेरी स्टोरी और वॉइस पसंद आती है तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मैं अब लोगों की बातों से कमजोर नहीं पड़ूंगी। लेकिन क्या करूं, ये लोग हर बार तोड़ देते हैं मुझे। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब इल्मा कुछ करके दिखाएगी। मुझे इन लोगों को गलत साबित करना है। बस आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेली हूँ। एंड अब लोग फिक्र मत करना, अब मैं किसी की बातों में आकर खुद को कमजोर नहीं बनाऊंगी। मैं स्टोरी लिखूंगी भी, उन्हें रिकॉर्ड भी करूंगी और आप लोगों तक भी पहुंचाऊंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी चाहे कुछ हो जाए, कोई भी मुझे कुछ क्यों ना कहे। मैं अब सब कुछ इग्नोर करूंगी, बस अपने काम पर ध्यान दूंगी, इन लोगों पर नहीं।